अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो ऑफ शफरान एसोसिएट्स। आज से हम एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट लॉज़ को स्टडी करेंगे और कोशिश की जाएगी इन लॉज़ को कंप्लीट स्टडी किया जाए। लेकिन टू कीप इट ब्रीफ विल लुक एट द बेयर एक्ट और जहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई वहाँ पे हम केस लॉज़ को भी स्टडी कर लेंगे। इस मकसद के लिए हमने जो सबसे पहले लॉ को चूज़ किया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है। दिस इज़ एडवोकेट शफरान सईद। आई विल बी डिलीवरिंग दिस लेक्चर। So let's first look at the contents of this lecture. मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में एक सवाल रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन बेशक एक लॉ है, लेकिन इसकी किसी ना किसी पॉइंट पे हमने ज़रूरत महसूस की तो एक लॉ बना। ऐसी क्या वजूहात थी जिनके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एग्जिस्टेंस में आ गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है और इसकी एटिमोलॉजी क्या है। एटिमोलॉजी में हम समझेंगे कि किन लफ्ज़ों से मिलकर जो लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना है। दूसरे नंबर पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे कि इंसान एक ऐसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था जहाँ पे किंगडम्स थी, जहाँ पे किंग्स थे, मोनार्की थी। तो ऐसा क्या हुआ उन मोनार्कीज के अंदर, उन किंगडम्स के अंदर कि जो पावर है वो उनसे छीन के इंस्टीट्यूशंस को दे दी गई और व्हाट वर द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स लीडिंग लीडिंग दिस चेंज। On the third point, we'll look at the basis and origin of our constitution, Constitution of Pakistan 1973. The way we'll do this is कि हम colonial और post colonial era को देखेंगे कि इनके अंदर कौन से ऐसे एक्ट्स रेजोल्यूशंस आए थे जो कि इवेंचुअली कल्मिनेट होके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 बन गए। वो डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं बेसिस रखते हैं हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्टेंस में, बट डायरेक्टली उनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस नहीं करता। और ये एक पूरा एक अलग सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बट इस लेक्चर सीरीज के अंदर क्योंकि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसे हम सिर्फ ब्रीफली स्टडी करेंगे। फोर्थली विल लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसमें स्टडी करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, इसे किस तरह से डिवाइड किया गया है, इसकी स्कीम क्या है, इसके ऑर्गेनाइजेशन कैसे है और इसके अंदर स्केड्यूल्स हैं तो कितने हैं। फिफ्थ पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे सुपीरियॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक मशहूर एक लाइन है, एक चीज़ कही जाती है, एक फ्रेज कही जाती है, इवेंचुअली इट कुड आल्सो बिकम अ मैक्सिम कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब ये सुप्रीम है तो कैसे है, सुप्रीम अगर है तो किन पर है, इसको हम स्टडी करेंगे इस पॉइंट के अंदर। सेकेंड लास्ट पॉइंट के ऊपर हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि जो सवाल हम लेके चल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो इसने क्या आके वो जो मसाइल हम डिस्कस करेंगे उनके हल भी कर दिए। तो इसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। एंड ऑन द लास्ट स्लाइड विल लुक एट द समरी ऑफ द होल लेक्चर एंड विल डिस्कस कि हमने इस सीरीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी फर्स्ट वीडियो में हमने क्या सीखा कॉन्स्टिट्यूशन के मुतलिक, और हमने क्या सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और ऑपरेट कैसे करता है। इंट्रोडक्शन से पहले मैं कुछ बुक्स रेकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम बेयर एक्ट को स्टडी करेंगे। तो अगर आपको बेयर एक्ट की कमेंट्री भी कोई बुक चाहिए तो वो जस्टिस सैयद शबार रज़ा रिजवी साहब की बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ पाकिस्तान। काफ़ी अच्छी कमेंट्री इसमें लिखी हुई है। इसी तरह जैसे मैंने डिस्कस किया था थर्ड पॉइंट बेसिस एंड ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या सेकंड पॉइंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि वो हमारे इस सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो एक अलग से एक सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप उसको स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान ले सकते हैं। थर्डली, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ लिया है, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें पढ़ाए जाते हैं एलएलबी के अंदर, जिसमें स्विस कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइनीज़ है, मलेशियन है और यूएसएन ब्रिटिश है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करें with respect to the constitutional interpretation, so then I'll recommend you a book by D.D. Basu on the Constitution of India. This is one of the best book. I would call it a masterpiece about Indian polity and Indian constitutional history. However, for the purpose of this lecture, I would just recommend कि अगर आप कोई सा भी जो बेयर एक्ट है वो अपने पास रखें, बेयर एक्ट बुक की फॉर्म में रखें तो ज़्यादा बेहतर है।
क्योंकि आप उस पे निशान लगा पाएँगे, लिख सकेंगे। तो इवन इफ यू वांट टू स्टडी विद पीडीएफ दैट्स फाइन, बट अ bare act would do you more good than having a book जिसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्री है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि हम पहले bare act की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। अगर कहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं या कहीं पे हमें महसूस होता है कि ये एक ऑब्स्टिकल बन गया हमारे लिए, तो उसको क्रॉस करने के लिए हम कमेंट्री की भी हेल्प ले सकते हैं, केस लॉज की हेल्प लेंगे, डिफरेंट अदर जो हमारे मीडियम्स हैं उनके ज़रिए हम उस कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंट है और एक कॉम्बिनेशन है, एक कंपाइलेशन है लॉज की, जो रियासत पे भी असरअंदाज होते हैं, रियासत के फ़र्द पे भी असरअंदाज होते हैं। तो इसमें जो बेसिक सेंस डेवलप होती है, तो वो यही होती है, ये शायद एक डॉक्यूमेंट है जिनमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि जो जिनका इतलाक़ रियासत पर हो रहा है, फ़र्द वाहिद पे हो रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बज़रिया अदालत होता है। अब अगर हम ये एक रफ़ स्केच ज़हन में रखें और इसके साथ एवी डाइसी की एक डेफ़िनिशन को स्टडी करें, जो कि है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल लॉज़ एंड मैक्सिम्स व्हिच डिटरमिन्स द मोड इन व्हिच द सॉवरेन पावर इज़ एक्सरसाइज्ड। तो डाइसी कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी भी कंट्री का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है, जो क्या-क्या रखता है अपने अंदर, फंडामेंटल लॉज़ रखता है। यानी कि जो बुनियादी आपके असूल हैं, हुकूमत कौन करेगा, कैसे करेगा, इलेक्शन कब होंगे, कोई जीतेगा तो कितने अरसे के लिए उसके पास ताकत होगी तो कितनी ताकत होगी, किस इदारे के पास कितनी पावर होगी, किस इदारे के पास कोई काम करने की ताकत है, किस इदारे के पास वो काम करने की ताकत नहीं है, और कौन से ऐसे इदारे हैं जो दूसरे इदारों की ताकत का जायज़ा ले सकते हैं कि वो अपने पावर्स का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे। और दूसरा हिस्सा है एंड मैगज़िम्स। मैगज़िम से मुराद होता है लीगल विज़डम, लीगल विज़डम जो इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको लोगों की तरफ से उसको समझा जाता है, उसे एंडोर्समेंट मिलती है बाय जूरिस्ट, एंड देन दोज़ मैक्सिम्स इवेंचुअली टर्न इंटू अ लॉ इन ऑन इट्स ओन। तो ये दोनों मिलके क्या डिटरमिन करेंगे? ये डिटरमिन करेंगे कि जो सॉवरेन पावर है, यानी कि एक स्टेट की जो सॉवरेन पावर है, उसको कैसे एक्सरसाइज़ करना है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है। उसको उसको एक्सरसाइज़ करने का जो सिस्टम दिया जा रहा है, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब एटिमोलॉजी की तरफ चलते हैं कि लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन आया कहाँ से है? तो ये एक लैटिन वर्ड है दरअसल। लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूरे, जिसका मतलब है टू सेट अप और एस्टैब्लिश। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूरे जो लफ्ज़ है, इससे एक और लफ्ज़ बना जो कि है कॉन्स्टिट्यूटिव, व्हिच आल्सो मेंट एस्टैब्लिशमेंट और क्रिएशन। और ये लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव जब मिडल इंग्लिश में गया, तो दैट वर्ड बिकेम टू बी नोन एज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमने अभी डाइसी की डेफिनेशन से समझा है कि इट मीन्स अ सिस्टम टू रेगुलेट द सॉवरेन पावर, जैसे एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर। हिस्टोरिकली देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या पहले भी एग्जिस्ट करता था या ये एक न्यू फिनोमिना है। तो इस्लामिकली अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें हिस्ट्री मिलती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, जो कि 622 कॉमन एरा में साइन किया गया था, और ये ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। इस डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली ये डॉक्यूमेंट हुआ था प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना के ज्यूज़ के बीच में, ताकि वहाँ के जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम पॉपुलेशन थी और जूइश ट्राइब्स थे, वो आपस में इकट्ठे रह सकें। उनके दरमियान एक सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था। इट वाज़ नॉट बेसिकली अ सिंगल डॉक्यूमेंट, ये डिफरेंट एग्रीमेंट्स की शक्ल में था। लेकिन इंग्लिश हिस्ट्री के अगर अंदर हम देखें तो 14th सेंचुरी का टाइम पीरियड हमें मिलता है जब ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया, और इस सेंस में यूज़ किया गया कि एक लॉ की तरफ रेफ़र किया जा रहा हो या एक डिक्री की तरफ रेफ़र किया जा रहा हो, जो कि रूलर की तरफ से दी जा रही है। इवेंचुअली 17th सेंचुरी में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल बदल गया और इट मेंट टू रेफ़र द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अ गवर्नमेंट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट वाले,
ये वो कॉन्स्टिट्यूशन थे जो डिज़ाइन इसीलिए किए गए थे कि मोनार्की की पावर को लिमिट किया जाए और जो लोगों के हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ हम। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सवाल हमारे ज़हन में था, जिससे हमने इस लेक्चर का आगाज़ किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हम उसकी तरफ आते हैं। पिछली सोसाइटीज़ के अंदर हम जो किंगशिप थी या किंगडम्स थी, उनके अंदर देखते हैं कि जो हेड ऑफ़ स्टेट होता था, वो एक मोनार्क होता था और मोनार्क के मुतल्लिक एक बात मशहूर थी कि अ किंग कैन डू नो रॉन्ग। बादशाह कोई गलती नहीं कर सकता। अगर वो कोई फ़ैसला सादिर फ़रमाता है, अगर वो कुछ भी हुक्म देता है, कोई कानून बना देता है, तो वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। स्पेशली क्रिश्चियन किंग्स के मुतल्लिक तो एक वो डिवाइन अथॉरिटी भी उनके साथ अटैच हो जाती थी। इसमें जो किंग है, वो एक ही वक़्त में लेजिस्लेटिव पावर भी रखता था। ही कुड मेक एनी लॉ दैट ही विश्ड। वो आज कह दे कि जितने लोग हैं, जिनके रेड हेयर हैं, उनको कत्ल कर दो, तो ये लॉ बन जाएगा। ये नहीं सोचा जाएगा कि क्या ये ह्यूमेन है या क्यों उन्हें हम कत्ल कर दें, नुकसान क्यों पहुँचाएँ। बादशाह का जो हुक्म है वो फाइनल है, ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी, तो उसे माना जाएगा और वो लॉ बन जाएगा। देन ही आल्सो एक्सरसाइज एग्जेक्टिव अथॉरिटी। एग्जेक्टिव अथॉरिटी क्या है कि जो कानून उसने बनाए हैं उन्हें नाफिज भी करवा सकता था। उसके पास फोर्स थी, उसके पास पुलिस थी, उसके पास आर्मी थी, जिनके ज़रिए से वो अपनी जो रिट ऑफ स्टेट है वो मनवा सकता था। लास्टली ही आल्सो एक्सरसाइज जुडिशियल पावर एज़ वेल। अब जो उसने खुद कानून बनाए हैं या उससे पहले के जो कानून उनकी सोसाइटी में राइज हैं कस्टम्स की शक्ल में, उनके मुतल्लिक वो एक जज की हैसियत भी रखता था कि वो फैसला करता था 2 लोगों के दरमियान कि कौन राइट पर है और कौन रॉन्ग पर है। लेकिन ये 3 पावर्स के होने की वजह से हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक अच्छा इंसान ही किंग बने। बादशाह बनने के लिए एक हेरिडिटरी पूल था, एक लाइन ऑफ सक्सेशन होती है और उसमें जो भी पर्सन नेक्स्ट इन लाइन है, वो बादशाह बन जाएगा। अब वो बादशाह बन के इतनी ज़्यादा ताकत को कैसे इस्तेमाल करता है और ऐसे दौर में जहाँ पे एक प्रिंसिपल राइज है कि अ किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो फिर इस चीज़ के नतीजे में लोगों ने डिफरेंट तरीकों से एहतजाज करना, प्रोटेस्ट किया इतनी ज़्यादा ताकत एक शख्स के हाथ में होने के अगेंस्ट। अब बहुत सी वजूहत हैं जिससे मोनार्की की पावर को लिमिट किया गया, बहुत से तरीके हैं जिनसे इनको लिमिट किया गया। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हुई, उनके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स के मुतल्लिक। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ़ एक शख्स को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि अगर आज उसका दिल कर रहा है कि इस शख्स को मार दिया जाए, तो उसे मार दिया जाए और कल उसी शख्स के बारे में ये ख़्याल कर लिया जाए कि इसको सज़ाए मौत की बजाय कोई इनामात से नवाज़ा जाए, तो वो वैसे हो जाएगा। लॉ के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब लिमिटेड पावर मोनार्की बहुत सी रीज़न्स की वजह से हुई थी और एकदम नहीं हुई, इट टूक सेंचुरीज़ फॉर दिस प्रोसेस टू कंप्लीट। लेकिन इसकी डिफरेंट डिफरेंट रीज़न्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू ये लिमिटेशन लगती गई मोनार्की के ऊपर। कभी ऐसा होता था कि लोग रिवोल्ट कर जाते थे, बड़े पैमाने पे लोग एहतजाज करना शुरू करते और आहिस्ता-आहिस्ता वो एहतजाज जो है रेवोल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर लेता। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसकी एक एग्ज़ाम्पल है। वहाँ पे फिर जो मोनार्क्स थे, जो उनकी नोबल्स की फैमिलीज़ थी, उनको कत्ल कर दिया गया, उनको नुकसान पहुँचाया गया या उन्हें जिला-वतन होना पड़ा, जिस वजह से जो उनकी पावर थी वो डाइल्यूट हो गई और पावर का जो सेंटर है वो ग्रेविटेट करने लगा लोगों की तरफ। इसकी एक और वजह वॉर्स हैं। जब ये किंग्स हैं अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारी वॉर्स करते थे, तो इवेंचुअली वन ऑफ देम हैड टू लूज़ एंड द लूजिंग पार्टी आल्सो लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल और द ग्रिप दे हैड ऑन द पीपल। Next are economic pressures. They can also be related with the wars or with the arbitrary sense of power a king has. आज फैसला किया कि ये चीज़ इतने की हो जानी चाहिए। ये नहीं देखा कि इकोनॉमिकली इसका हर एक जो फैक्टर है, हर एक पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व्ड है इस ट्रेड में, उस पे क्या असर आएगा। इसके बाद जनरली जो अब्यूज़ ऑफ पावर थी बाय द किंग, उसके नतीजे में बहुत से लोग जो खुद इफ़ेक्ट होते थे या उनके रिलेटिव्स या उनके क्लैन मेंबर्स या कास्ट मेंबर्स, वो इरादा करते थे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट दिस अब्यूज़ ऑफ पावर और इस तरह के
चीज़ों की इस तरह के रिएक्शंस की वजह से किंग बाउंड हो जाता था कि वो अपनी जो राय है उसके अंदर अपने सब्जेक्ट्स के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बिल्कुल आर्बिट्रेरी डिसीजंस ना करे जहाँ पे अब्यूज ऑफ पावर की इस इंतहा पे चला जाए कि लोगों के पास और कोई ऑप्शन ना बचे टू अदर देन टू रेज आर्म्स अगेंस्ट द किंग एंड द लास्ट पॉइंट related with the limitation of power of monarchy is political reforms. ये रिफॉर्म्स किसी भी बिना पर हो सकती थी रिवोल्ट के नतीजे में वॉर के नतीजे में इकोनॉमिक प्रेशर जो लोगों पे पुट किया जा रहा है उसके नतीजे में जो प्रोटेस्ट वो करते थे अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर इन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में होता क्या है कि जो फैब्रिक ऑफ रियलिटी है फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है वो चेंज हो जाता है जो डायनामिक ऑफ पावर है उसे टिल्ट किया जाता है लोगों की तरफ इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हम देखना चाहें हिस्टोरिकली दैट इज मैग्ना कार्टा Magna Carta was signed by King John in 1215 when the nobles of his kingdom, when the barons rebelled against the decisions of the king. और उसके नतीजे में एक रिवॉल्ट होता है उस रिवॉल्ट को सेट असाइड करने के लिए किंग उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसमें वो अपनी कुछ पावर्स उनको गिव ऑफ कर देता है अपनी पावर्स को छोड़ देता है वो पावर्स का छोड़ना ही लिमिटेशन है मोनार्की की पावर्स के ऊपर एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसमें किंग अपनी पावर को लिमिट कर लेता है और इन एग्रीमेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और क्रक्स ये है कि दे स्टेट दैट द किंग डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट पावर रेदर द लॉ इज अबव ऑल मैन एंड ऑल मैन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ तो इस तरह बादशाह का ये इख्तियार कि वो किसी को जब चाहे सजा दे दे और जब चाहे उसको इनामात से नवाजे ये हक उसे ले लिया गया और कहा गया कि कानून की हुक्मरानी होगी एक किसी शख्स की हुक्मरानी नहीं होगी अब हम इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रखते हुए अपने टॉपिक की तरफ आने की कोशिश करते हैं 1947 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दो हिस्से हो गए एक इंडिया बन गया एक मुल्क एक स्टेट इंडिया बन गया और एक स्टेट पाकिस्तान वजूद में आ गया अब जब एक स्टेट एग्जिस्टेंस में आती है तो ऐसा तो नहीं है कि उसका सब कुछ पहले से तैयार कर लिया गया है कि इधर निज़ाम हुकूमत क्या होगा, यहाँ के लोगों का जो पॉलिटिकल रुझान है या उनका पॉलिटिकल कॉन्शसनेस है वो किस तरह की है, पॉलिटिकल अवेयरनेस कितनी है, इन सब चीज़ों को टाइम लगता है। दैट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड इन आवर हिस्ट्री एज़ वेल। व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस we had to rely on different acts and resolutions and documents which were given actually by our former colonizers. क्यों मजबूरी ये थी कि कानून एक अचानक एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता इट रिक्वायर्स लिटिल बिट थॉट अ लिटिल बिट टाइम टू डेवलप ऑन इट्स ओन अब इस पॉइंट पे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जहन में आना चाहिए कि चलिए ठीक है एक मुल्क अगर बन भी गया तो कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन होना ही क्यों ज़रूरी है तो इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि एक न्यूली फॉर्म जो कंट्री है या कोई भी एक स्टेटस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट होगा ये तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टैब्लिश करना है क्योंकि हमने शुरू में ही डेफिनेशन में पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सिस्टम है सॉवरन की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो डिफाइन करेगा वो सिस्टम ही कॉन्स्टिट्यूशन है नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से होगी फैसला करने के लिए कौन इंचार्ज होगा कौन अ, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा कि हम में से कौन बंदा है इंचार्ज है जो ये सारे काम ये सारे ज़रूरी जो फैसले हैं एक रियासत के मतलब वो लेगा थर्ड पॉइंट इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल अगर लोगों को कोई कानून उनको हक ही नहीं देता किसी चीज़ का तो ड्यूटी कहाँ से आएगी स्टेट की कि जो बाउंड होगी कि ये राइट जो है इंश्योर किया जाए तो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले उनको डिफाइन करना भी ज़रूरी है तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो लोगों के बुनियादी फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करे एंड लास्टली इट वाज नीडेड a constitution is needed lastly a constitution is needed to promote stability and unity because without a constitution you can never be sure what will happen next the constitution tells you specifically for every instance whether it's related to the change of power in government whether it is related with the appointment of judges the appointment of chief justices whether it is related with the decisions of judiciary which court will be the final arbitrator of disputes ये सारे मामलात कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर देता है जिसकी वजह से लोगों के दरमियान दिमाग में एक स्टेबिलिटी और माशरे में एक यूनिटी आ जाती है क्योंकि आपको पता है कि जब एक डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का अब आपको पता है इसके ऊपर कोई अपील नहीं हो सकती
ये कैसे पता है? क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल आर्बिट्रेटर ऑफ disputes. So this provides stability in the society. If we look at the origin and basis of the Constitution of 1973, again, अगर हम इसे in depth देखना चाहते हैं तो we'll need to read and study the book of Professor Hamid Khan साहब द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तो इस लेक्चर में एक समरी हम कवर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे और मेंशन करेंगे बाय नेम वो एक्ट और रेजोल्यूशन जिनकी बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास आया। इसमें सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन वी डिडंट हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है विद अमेंडमेंट, हम इसी को अपना एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे भी यूज कर रहे थे। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो कायदे आजम है वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। देन मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, in 1949 our constitutional assembly passed an objective resolution। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये डिसाइड कर लिया गया कि हमारी स्टेट का मकसद क्या है, हमारी स्टेट किस तरह की स्टेट होगी, वेदर इट विल बी अ सेकुलर स्टेट, वेदर इट विल बी अ रिलीजियस स्टेट, और व्हाट काइंड ऑफ सोशल फ्रीडम्स आर स्टेट विल अलाउ इट्स सब्जेक्ट्स। Moving on from this, we had the first constitution of Pakistan in 1956, almost 10 years later, almost 10 years after the independence of Pakistan। अब इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है कि देयर वर द कॉन्स्टिट्यूशन डिडंट लास्ट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग। 2 साल के अंदर अंदर ही इसे रिवोक कर दिया गया और मार्शल लॉ लग गया, एंड दैट लेड टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अनदर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962। अब ये फर्स्ट और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन में काफी फर्क है। We can see कि the first constitution we can see the first constitution ensured a parliamentary form of government, whereas the second constitution established a presidential form of government। इससे हमें ये एग्जाम्पल से हमें बहुत ज़्यादा वाज़ह हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिसाइड कर रहा है कि जो सॉवरन की पावर है एक्सरसाइज जिस तरह की जाएगी उसको कैसे रेगुलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। However, this constitution was also abrogated, or eventually the final constitution, which is an amalgamation of all of these acts and resolution and many other, resulted and came into our hand, जिसको आज हम स्टडी कर रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आएँ तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है उसे डिफरेंट चैप्टर्स में, जिन्हें पार्ट्स कहा जाता है, 12 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और डिफरेंट आर्टिकल्स में उन्हें डिवाइड कर दिया गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो 280 आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल जो है फर्दर डिवाइडेड हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर आल्सो कॉल्ड चैप्टर्स। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के 5 स्केड्यूल्स हैं। ये दरअसल पहले 7 स्केड्यूल्स थे, बट 2010 की अमेंडमेंट के बाद से ये 5 हो गए। इनके स्केड्यूल्स के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती, ओथ का सारा स्ट्रक्चर स्केड्यूल्स के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट के आइटम्स। इसके अलावा जो डिफरेंट चीफ्स और प्रेसिडेंट की ओथ हैं इसके मतलब इंफॉर्मेशन है, उनकी उनकी सैलरीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सुपीरियॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हेन वी डेवलप अ लॉ जो इस तरह से वजूद में आया कि एक बादशाह या एक हुक्मरान की ताकत को कंट्रोल करके या लिमिट करके लोगों को उनके हक दिलाना या लोगों के मतलब जो रियासत की जिम्मेदारी है उसको रियासत को पाबंद करना, उस जिम्मेदारी पर अमल दरामद करने के लिए, तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। This means that it's not only superior to the sovereign, but it is also superior to every other law that exists within the state. So imagine any law, for example, आप अगर imagine करते हैं सिविल लॉ, प्रॉपर्टीज के मामला, लेन देन, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अम्ब्रेला के अंडर ही रहेगा। इट विल नॉट बी अ सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सिमिलरली क्रिमिनल लॉ, क्या चीज़ क्या किसी को मजबूर किया जा सकता है कि वो अपने ऐसा ऐसी स्टेटमेंट दे जो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग हो,
इसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उस वो राय सुपीरियर होगी, और कोई लॉ अगर कुछ और कहता है, इट वुड बी हेल्ड इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट विल बिकम नल एंड वॉइड। कोई भी लॉ जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं होगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसी तरह आपका एविडेंस लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, फैमिली लॉज हैं, ये तमाम कवानीन, इसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हैं, तमाम कवानीन जो मुल्क के रियासत के, वो आइन के मातहत ही रहेंगे, उससे ऊपर नहीं जा सकते, उससे सुपीरियर नहीं हो सकते। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्रिटिकल एनालिसिस। अब जो शुरू में हमने एक प्रॉब्लम समझी कि जो बादशाह है उसका ताकत के बेदरीग इस्तेमाल के नतीजे में एक कानून लोगों के शऊर में आया, या एक कानून लोगों के शऊर से वजूद में आया, जिसमें ये बात देखी गई कि ताकत जो है वो किसी एक शख्स के हाथ में नहीं रह सकती, और जो कानून है वो सबके ऊपर बालातर होगा, सब कानून के नीचे ही रहेंगे, कोई कानून से ऊपर नहीं है। तो अब वो कानून जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से आया, जिसने लोगों को बाउंड किया और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी बाउंड किया। गवर्नमेंट से मुराद प्रीवियस टाइम में जो गवर्नमेंट मोनार्क था, किंग था, उससे जब पावर छीन ली गई और जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट्स के अंदर पावर को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, वो भी वो इंस्टीट्यूशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन के ही पाबंद होंगे, उसी के मुताबिक चलाए जाएंगे। अब इन इंस्टीट्यूशंस में जो बादशाहों की ताकत थी कानून बनाने की, वो एक इंस्टीट्यूशन को दे दी गई जिसे हमने लेजिस्लेचर कह दिया है, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट जुडिशरी की है, जो लॉज पार्लियामेंट बनाएगी, उनको इंटरप्रेट करने की जिम्मेदारी, या कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जुडिशरी को दे दी गई। इसके बाद एग्जेक्टिव है, जो पिछले बताए गए कवानीन जो लेजिस्लेचर पास करता है, जिनको जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं, उन्हें नाफिज कराते हैं। यानी कि लेजिस्लेचर क्या करेगा, वो लॉज बनाएगा, जुडिशरी क्या करेगी, वो लॉज को इंटरप्रेट करेगी, और एग्जेक्टिव क्या करेगा, लॉ को इन्फोर्स करवाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसकी हिस्टोरिकल जो प्रॉब्लम्स थी कि पावर किसी एक फर्द के पास होने से, किसी एक इंडिविजुअल के पास होने से खराबियाँ माशरे में क्रिएट होती थी, या नाइंसाफ़ी माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, उसका हल ये निकला कि हमने ताकत को इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर दिया, और इंस्टीट्यूशनलाइज़ करने के नतीजे में देयर इज़ अ डॉक्यूमेंट जो सारी पावर्स को चेक एंड बैलेंस के साथ इन इंस्टीट्यूशंस के पास रखता है, और एक इंस्टीट्यूशन को बाउंड करता है कि वो दूसरे इंस्टीट्यूशन का काम नहीं करेगा। अब हम इस लेक्चर की समरी की तरफ चलते हैं कि हमने इसमें क्या लर्न किया, क्या चीज़ हमने एनालाइज की, और कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे सामने आए। बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर भी जो इस पेज पे हम देख सकते हैं कि ताकत को हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और उन्हें मुदाखलत से मना कर दिया एक दूसरे के कामों में, लेकिन एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की इजाज़त दे दी। अब हम इस लेक्चर की समरी की तरफ चलते हैं। समरी, जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इस कॉन्स्टिट्यूशन एक रियासत का सबसे सुप्रीम लॉ होगा, इसे एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। इसे एब्रोगेट करने का मतलब है कि जो पीस और हार्मनी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमने हासिल की है, वो केओस में तब्दील हो जाएगी। The second point is the concept of constitutionalism originated directly in response to the concentration of power within the hands of an individual. ये जैसे कि हमने पूरी थ्रू आउट द लेक्चर देखा कि एक शख्स के हाथ में सारी ताकत होने से खराबियां क्रिएट हुई, उन खराबियों के वजह से रिएक्शन आया लोगों का, उन रिएक्शन और उस अवेयरनेस के नतीजे में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा। पाकिस्तान के केस में we can trace the roots of its constitutional history from its colonial period and post colonial era। हम इसकी हिस्ट्री, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान के बनने के बाद से नहीं देख सकते, इससे पीछे भी हमें इसके आसार नजर आते हैं, डिफरेंट एक्ट्स के अंदर, डिफरेंट रेजोल्यूशंस के अंदर, डिफरेंट पॉइंट्स पे जहाँ पे हमारे फाउंडिंग फादर कायद-ए-आज़म की डिफरेंट कोर्ट्स हैं, या आइडियोलॉजी ऑफ अल्लामा इकबाल है, इसके अंदर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की ट्रेसेस मिलते हैं। Constitution is held as a sacred social contract which supersedes all institutions and corners of power in a state।
हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसी नाइंसाफ़ी के नतीजे में आ रहा है कि एक शख्स जो है वो सारी ताकत पे काबिज़ है, तो बाकी माशरा सफ़र करता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेक्रेड डॉक्यूमेंट समझा जाता है, जो कि ताकत के तमाम इदारों से और रियासत के तमाम सतूनों से बुलंदतर है और ज़्यादा सेक्रेड है। Next, we see Constitution of Pakistan encases the idea of separation of power. ये सेपरेशन ऑफ पावर जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हमने पावर को डिवाइड करके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में कर दिया कि एक लेजिस्लेचर बना दिया, एग्जेक्टिव बना दिया, जुडिशरी बना दिया ताकि ताकत को कंट्रोल भी रखा जा सके लोगों के ऊपर और उस पावर को एक अच्छे प्रोडक्टिव अंदाज से चैनल करने के लिए एक दूसरे के ऊपर वो चेक एंड बैलेंस भी रख सके। Then we see constitution is a document which imposes rights and duties upon state and the subjects of these states. इससे पहले जो किंग है वो इस प्रिंसिपल पे चलता था कि a king can do no wrong. तो वो अपने आप को बाउंड नहीं समझता था कि he has any duty towards the state. But by the constitution, state को बाउंड किया जा रहा है कि वो राइट्स भी रखती है सब्जेक्ट से और ड्यूटीज भी रखती है एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट्स भी राइट्स रखते हैं स्टेट से हासिल करने के लेकिन इस उनके इन राइट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज भी हैं। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम दिस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर। मैंने कोशिश की कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल पे जाके काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में जाके बात करूं बट सब्जेक्ट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 था तो हिस्टोरिकल सोर्सेज या जो हमारे बेसिस हैं उनमें ज़्यादा डिटेल में जाना मुमकिन नहीं था। इसके अलावा फिर भी अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन हो या कोई आप सजेशन देना चाहें या कमेंट करना चाहें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे कांटेक्ट करना चाहें तो हमारी फर्म का जो पेज है शिफान एसोसिएट्स उस पर रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जिधर हम प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।